नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 है उसके सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आए थे और उनके क्या सॉल्यूशंस बनते हैं। देखो, हमारे इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस है इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्लोरीन है इनमें से किसका एक मेजर प्रमुख घटक है अगर अपन बात करें तो वाटर तो सीधा से दिखती सी बात है, क्या होता है H2O, कहाँ से आ जाएगा क्लोरीन Cl, ठीक है। और अगर अपन बात करें गोबर गैस में तो ज़्यादातर मीथेन ही होता है, तो उसमें भी क्या है आपका, अगर अपन देखें तो CH4 है, तो वो उसमें कोई लेना देना नहीं। इसमें LPG वगैरह में देखें तो ब्यूटेन वगैरह होता है, तो उसमें भी कोई प्रोपेन वगैरह में कोई क्लोरीन का लेना देना ही नहीं है। दिखता ऐसा है टीयर गैस, जो दोस्तों अश्रु गैस होती है, आपकी आंसू गैस होती है, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, क्या मिलता है दोस्तों, आपका क्लोरीन देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें अगर देखें तो अश्रु गैस मेनली होता क्या है दोस्तों, तो वो होता है आपका क्लोरोपिक्रीन। क्या होता है दोस्तों, क्लोरोपिक्रीन होता है इसके अंदर, ठीक है। जो अगर मेन कंपोनेंट बोले आंसू गैस का, तो वो क्या होता है दोस्तों, क्लोरोपिक्रीन होता है, ठीक है। अगर इसका केमिकल फॉर्मूला अगर आप देखोगे दोस्तों, तो क्या होता है आपका CCl3NO2 ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन, आपका ये फॉर्मूला होता है किसका, क्लोरोपिक्रीन का। और उसी के अंदर अपन देखते हैं क्या होती है दोस्तों, क्लोरीन होती है। और यही अश्रु गैस का आपका मुख्य क्या होता है, घटक होता है, मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है दोस्तों, हम शॉर्ट वेव प्रसारण को लॉन्ग वेव प्रसारण से बेहतर क्यों सुन पाते हैं। कहने का मतलब है शॉर्ट वेव का जो ब्रॉडकास्ट है उसको बेहतर तरीके से हम क्यों सुन पाते हैं तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो शॉर्ट वेव होती है ना, वो अगर वेव शॉर्ट है, शॉर्ट वेव, तो उनमें इंटेंसिटी और दोस्तों क्या होती है दोस्तों, एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। और इंटेंसिटी अगर हाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्लैरिटी भी क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा अच्छे से आएगी। तो उत्तर होगा शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव की तुलना में अधिक ऊर्जावान होती है। शॉर्ट वेव्स आर मोर एनर्जेटिक देन लॉन्ग वेव्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा दोस्तों, परफेक्ट आंसर होगा। अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जर्मनी, ये पुस्तक किसने लिखी है, किसने लिखी है, हु हैज रिटन द बुक टाइटल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड जर्मनी। तो दोस्तों ये लिखी है प्रोफेसर अनीता बी पफ ने, अनीता बी पफ ने दोस्तों ये बुक लिखी है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इनके खुद के द्वारा दोस्तों भी एक बुक लिखी गई थी, जो भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, द इंडियन स्ट्रगल। ये खुद सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी भी जाती है, द इंडियन स्ट्रगल। जो हम आज़ादी के लिए दोस्तों हमने स्ट्रगल किया है, इसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी है द इंडियन स्ट्रगल करके। ये बुक खुद दोस्तों किसने लिखी है, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। तो ये भी आप जरूर याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इनमें से कौन सी दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी क्या थी दोस्तों, परियोजना थी। पहले तो आपको दोस्तों ये मतलब पता होना चाहिए कि ये मल्टीपर्पज है ना, रिवर वैली प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, ये बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कोई ये एक नदी चल रही है, ठीक है, तो इस नदी पर अपन ने क्या बना दिया, बांध बना दिया। और बांध बना के दोस्तों इस नदी के बहाव को क्या कर दिया दोस्तों, रोक दिया, यहाँ पानी इकट्ठा कर दिया। अब हम इस पानी को जैसे इस दूर दराज के इलाकों में यहाँ से नहर निकाल के यहाँ पर भेजा जहाँ पानी नहीं था नदी का, तो यहाँ से नहर निकाल कर दोस्तों खेती के लिए इस्तेमाल के लिए दोस्तों पानी दे दिया इस आसपास के यहाँ के लोगों को। पानी पीने के लिए भी हमने इन लोगों को दे दिया दोस्तों। यहाँ से भी एक नहर निकाल के यहाँ के लोगों को भी दोस्तों हेल्प की हमने। पहले हो सकता था इस नदी का बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा बहता था इस क्षेत्र में, कई बार बाढ़ आ जाती थी, लेकिन अब हमने इस नदी के पानी को यहाँ पर क्या कर दिया, रोक दिया है, ताकि यहाँ पे आसपास भी बाढ़ आने से क्या होगी दोस्तों, बच गई। तो किसी एक नदी पर हम कोई बांध वगैरह या कुछ ऐसी चीज करके हम उससे बहुत सारे हमारे पर्पस पूरे करें, बहुत सारे उद्देश्य पूरे करें, जैसे पीने के लिए भी पानी ले लें, सिंचाई खेती करने के लिए भी पानी ले लें, बाढ़ को भी रोक दें, हो सकता है यहाँ पर अपन टरबाइन लगाकर बिजली का भी उत्पादन कर दें। तो मतलब एक ही चीज से बहुत सारे उद्देश्य जब हम पूरा करते हैं एक ही नदी से, तो हम उसको बोलते हैं बहुउद्देश्य परियोजना। तो भारत में पहली बार आजादी के बाद किसी नदी पर है ना बांध वगैरह बनाकर में बहुत सारी चीजें दोस्तों है ना हमारे उद्देश्य पूरे करने शुरू किए। वो किस पर किए थे, दामोदर नदी पर। इसलिए भारत की पहली नदी घाटी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना अगर कोई है तो वो है दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और ये अपने अस्तित्व में कब आई दोस्तों, ये अपने अस्तित्व में आई थी 7 जुलाई 1948 को। कम से कम ईयर जरूर याद रखना, कई बार इसका ईयर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड में अगर देखो तो यूएसए में, और अगर पूछे दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है किस पर आधारित थी, हमने ये लॉजिक कहां से लिया था दोस्तों, तो यूएसए के अंदर दोस्तों एक नदी है, इस पर सेम ऐसे ही काम हुआ और उसका नाम था टेनेसी नदी। तो अगर कभी ये भी क्वेश्चन आ जाए ना कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पर आधारित है, तो टेनेसी नदी बहुउद्देश्य परियोजना पर, जो कि कहां की है, यूएसए की है,
नेक्स्ट अगला देखो, भारत मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। कुल मिला के यही है दोस्तों, हम जो टाइम तय करते हैं, तो आप सबको पता है हम टाइम तय करते हैं किससे, लॉन्गिट्यूड से, देशांतर रेखा से। अब ऐसे तो बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स है, लेकिन वो लॉन्गिट्यूड लाइन दोस्तों, वो देशांतर रेखा जिससे भारत अपना समय तय करता है, तो वो आप सब जानते हो दोस्तों कौन सी है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इधर की तरफ है ना पूर्वी देशांतर, इंग्लिश में बोले तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। भारत अपना समय तय करता है 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से, 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से दोस्तों भारत अपना समय क्या करता है, तय करता है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, परफेक्ट है, कोई इशू वाली बात नहीं। अब ये जो 82.5 है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। सबसे पहले दोस्तों यूपी, यूपी के नीचे अगर देखें दोस्तों एमपी, एमपी के नीचे अगर देखें दोस्तों छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद थोड़ी सी उड़ीसा से, और उड़ीसा के बाद नीचे आपके लास्ट कहाँ से, आंध्र प्रदेश से दोस्तों होती हुई ये लाइन बाहर जाती है। तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। अब हमें ये पूछा कि ये लाइन कौन से राज्य से नहीं गुजरती। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, बिल्कुल। महाराष्ट्र से नहीं, महाराष्ट्र को कोई लेन देना नहीं, महाराष्ट्र इधर की तरफ है, तो उत्तर आ जाएगा दोस्तों क्या, महाराष्ट्र इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला, मृतक घाटी जानी जाती है किसके लिए, डेथ वैली किसके लिए जानी जाती है दोस्तों। पहले तो ये पता होना चाहिए डेथ वैली है कहां पर दोस्तों। डेथ वैली दोस्तों ये आपको मिलेगी यूएसए के अंदर। वर्ल्ड का मैप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो अमेरिका देश है आपका, अमेरिका में दोस्तों जो इधर की तरफ, एकदम इधर प्रशांत महासागर की तरफ, इधर की तरफ दोस्तों एक राज्य है यूएसए का, इसका नाम है कैलिफोर्निया। क्या नाम है दोस्तों, एक यूएसए का राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया करके दोस्तों क्या है आपका, कैलिफोर्निया करके यूएसए का क्या है दोस्तों, राज्य है। और इस कैलिफोर्निया इलाके के अंदर दोस्तों आपकी एक जगह पाई जाती है ना, और उसको अपन बोलते हैं डेथ वैली। अब डेथ वैली क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, तो नॉर्मली दोस्तों सर्वाइव करना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डेथ वैली अपनी किस चीज़ के लिए जानी जाती है दोस्तों, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही क्या है, ज़्यादा है, तो एक्सेसिव हीट के लिए दोस्तों, अत्यधिक उष्णता के लिए डेथ वैली जानी जाती है। तो मैंने ये भी बता दिया ये है कहाँ पर और किसके लिए जानी जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। कुल मिला के हमसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर कोलेस्ट्रॉल सामान्य नॉर्मल लेवल से दोस्तों क्या हो जाए आपका, है ना, ज़्यादा हो जाए, तो अगर नॉर्मल लेवल से दोस्तों आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कोलेस्ट्रॉल अपन जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर दोस्तों, जो बैड लिपिड्स होते हैं दोस्तों, अगर वो अगर आपके एलडीएल वगैरह दोस्तों अगर अपन देखें उनकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। उससे दोस्तों हमारी जो आर्टरीज होती है, जो हमारी धमनियां होती है दोस्तों, वो क्या होगी दोस्तों, वो अवरुद्ध हो जाएगी। क्या होगा दोस्तों, ये आपकी आर्टरीज है, ठीक है, धमनियां है, इसमें आपका ब्लड बहता रहता है। अब इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी धमनियां बीच में क्या होगी, अवरुद्ध होने लग जाएगी, ब्लॉक्ड होने लग जाएगी, जिससे हार्ट अटैक वगैरह के भी चांस रहते हैं। तो हमारी फिर ऑब्वियस सी बात है, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो हमारी जो आर्टरीज है, धमनियां, वो ब्लॉक हो जाएंगी और वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, कठोर हो जाएंगी। तो अबनॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है दोस्तों, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, धमनियों का क्या होता है दोस्तों, कठोर हो जाना। और इस बीमारी के लिए पर्टिकुलर दोस्तों आपकी टर्म होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस इस बीमारी को बोलते हैं। अगर हमारी धमनियां जब कठोर हो जाती है, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इसको। अगला, वाईमैक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हमसे पूछा है इनमें से वाईमैक्स का संबंध दोस्तों, है ना, इसमें से जो आपके सामने 4 टर्म दे रखी है, इसमें से वाईमैक्स का संबंध अगर आपसे पूछा जाए किस रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो वाईमैक्स क्या है दोस्तों, वाईमैक्स एक्चुअल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों जिसका इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन में, संचार के अंदर, ठीक है, संचार के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर दोस्तों, जो अपने वायरलेस जो आपका ब्रॉडबैंड आपका टेली कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस जो होता है, उसके अंदर दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, वाईमैक्स का। तो इसका संबंध दोस्तों किससे है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से दोस्तों। अगला, भारी जल के अगर हमसे पूछा जाए दोस्तों खोजकर्ता कौन है ना, भारी जल के खोजकर्ता अगर हमसे पूछा जाए कौन है। पहली बात तो भारी जल होता क्या दोस्तों, अगर देखें तो हैवी वाटर। भारी जल होता क्या है अगर अपने से पूछे तो केमिकल नेम के हिसाब से, तो दोस्तों ये होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम क्या होता है, आइसोटोप है किसका, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ठीक है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। इसका इस्तेमाल आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह के अंदर होता है। और दोस्तों इसकी जो खोज की थी दोस्तों, इसकी खोज की थी हेराल्ड सी उरे ने, HC उरे ने दोस्तों इसकी क्या की थी, खोज की थी। किसकी, भारी जल की। भारी जल क्या होता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
अगला, इनमें से कौन सा जीव दोस्तों धान की खेती के लिए जैविक रूप से उर्वरक या फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है? तो दोस्तों जो नील हरित शैवाल होती है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जिसको हम दोस्तों साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको अपन साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये जैविक रूप से दोस्तों पेड़ पौधों के उर्वरक बोले तो फर्टिलाइजर के रूप में क्या करता है? काम करता है। अगला, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों जितना भी भारत में बैंकिंग सिस्टम है, चाहे उनकी चाहे ब्याज दरें हो, चाहे कुछ भी हो, सबको कंट्रोल करता है दोस्तों कौन? आरबीआई। कौन कंट्रोल करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई कहाँ ऑप्शन में? पहला है वित्त मंत्रालय नहीं, वित्त आयोग नहीं, भारत बैंक संघ नहीं, ऑप्शन में नहीं दोस्तों आरबीआई, तो उत्तर होगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका उत्तर क्या होना चाहिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोले तो हमारा आरबीआई। क्लियर है? डन है। और भी हाल ही में दोस्तों आरबीआई के 26th गवर्नर कौन बने हैं आरबीआई के? याद रखना, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आरबीआई के 26th गवर्नर बने हैं कौन आपके? वो बने हैं आपके संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं दोस्तों? संजय मल्होत्रा दोस्तों आरबीआई के क्या बने हैं? गवर्नर बने। कंफ्यूज मत होना, अभी हाल ही में दोस्तों हमारे नए सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? तो दोस्तों वो है आपके, आगे लगाना के डॉट संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति। कंफ्यूज नहीं होना, ये संजय मूर्ति तो क्या बने अभी हाल ही में? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जबकि हमारे आरबीआई के गवर्नर बने संजय मल्होत्रा, तो दोनों में संजय संजय, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मूर्ति जी तो क्या है? सीएजी, जबकि मल्होत्रा क्या है? मल्होत्रा जी ये आपके क्या है? आरबीआई के गवर्नर। और ये तो रहने वाले भी कहाँ के हैं? राजस्थान के ही, राजस्थान के ही हैं आपके, बीकानेर जिले के। अगला है गिल्ट एज मार्केट में क्या होता है दोस्तों? तो जितनी भी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, प्रतिभूतियां होती हैं, वो आपकी गिल्ट एज मार्केट के अंदर आती है। तो बाजार में जो भी सरकारी प्रतिभूतियां होती है दोस्तों, जिनको बेचा और खरीदा जाता है, आरबीआई करता है, हालांकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत ये सारी चीजें, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों गिल्ट एज मार्केट दोस्तों, मार्केट्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का आह्वान किसने किया था? तो दोस्तों यह आह्वान किया था नारायण गुरु ने। ये केरल के रहने वाले थे दोस्तों। इन्होंने अपना पूरा जीवन दोस्तों, है ना, समाज में जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए लगाया था कि हम सब एक हैं, ये जाति ऊंच नीच ऐसी कुछ भी चीजें नहीं होती हैं। तो यह आह्वान किसका था दोस्तों? नारायण गुरु का। कहाँ के रहने वाले थे? ये केरल के रहने वाले थे। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब आया? तो दोस्तों भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में दोस्तों। ये 2-3 तो आप हमेशा याद रखना। देखो 1972 में तो क्या आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इंग्लिश में बोले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट, ये वाला अधिनियम तो कब आया? 1972 में। 1980 में आया था दोस्तों ओनली फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए, वन संरक्षण अधिनियम, है ना, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट दोस्तों कब आया? 1980 में। जबकि 1986 में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। पर्यावरण बोले तो दोस्तों क्या? एनवायरमेंट। कंफ्यूज मत होना, फॉरेस्ट वाला आया है, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन को लेकर आया 1980 में, जबकि एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में। जबकि वन में रहने वाले जीवों को लेकर पहले आ गया था कब? 1972 के अंदर दोस्तों ये आ गया था आपका एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है। दोस्तों आप लोगों ने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा, जब हम राज्यसभा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों? जब हम राज्यसभा पढ़ते हैं तो राज्यसभा के अंदर आपने देखा होगा, राज्यसभा की जब अपन पावर की बात करते हैं या फंक्शन की बात करते हैं, तो खास करके 2 पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ी जाती है। कौन कौन सी 2 पावर दोस्तों? एक तो आर्टिकल 249 के तहत अपन पढ़ते हैं, और एक आर्टिकल 312 के तहत अपन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हम जानते हैं ये 2 चीजें केवल राज्यसभा से ही होती है। आर्टिकल 249 के तहत अगर कोई भी ऐसा विषय है जो वर्तमान में कौन सी सूची के अंदर आता है दोस्तों? राज्य सूची में आता है। किसमें आता है? राज्य सूची, स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक्स आते हैं जिन पर कानून कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स आते हैं जिस पर कानून बनाती है कौन? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो पार्लियामेंट। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिस पर पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी या स्टेट लेवल पर आपकी विधानसभा, जो विधानमंडल होता है, वो भी कानून बना सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो स्टेट लिस्ट का है, लेकिन सेंटर को, पार्लियामेंट को लगता है नहीं यार इस पर हमें सेंट्रल लेवल पर कानून बनाना चाहिए, तो अब फिर क्या करें? तो ये काम फिर इसके लिए प्रपोजल केवल कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। फिर स्पेशल मेजोरिटी से जब विशेष बहुमत से वो चीज़ पास हो जाती है तो फिर उस पर कानून बन जाता है। तो ये पावर है दोस्तों आर्टिकल 249 के तहत किसकी? राज्यसभा की। जबकि आर्टिकल 312 के तहत अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो या ऑलरेडी जो चल रही है उसको हटाना हो, ऑल इंडिया सर्विस मतलब IAS, IPS, IFS, ये ठीक है, तो इस तरह की अगर सर्विसेज बनानी हो या इनको हटाना हो, तो इसके लिए दोस्तों जो प्रपोजल लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, वो भी केवल राज्यसभा में लाया जाता है आर्टिकल 312 के तहत। आर्टिकल 312 के तहत। तो अब बताओ यहाँ
किसकी, यहाँ हमारे इस एग्जामिनर ने क्या पूछा दोस्तों, यहाँ बात 249 वाली पूछी है, क्या संसद राज्य सूची के अगर विषय के संबंध में कोई कानून बनाना चाहती है तो दोस्तों इसके लिए प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, या ऐसा प्रस्ताव केवल कहाँ पारित होगा दोस्तों, तो इसके लिए होगा यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, बी, इफ राज्यसभा पास सच अ रिजोल्यूशन। इनमें से कौन दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो दोस्तों जब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो, जब भारत के राष्ट्रपति के दोस्तों इलेक्शन की बात हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो, तो इसमें कौन भाग लेते हैं दोस्तों, तो सारे के सारे दोस्तों इलेक्टेड मेंबर। पहली बात तो याद रखना, ओनली इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर किसके दोस्तों, इलेक्टेड मेंबर किसके, लोकसभा के, किसके, लोकसभा के, और किसके, राज्यसभा के, और किसके, राज्यसभा के। और इसके अलावा भारत के अंदर जितनी भी विधानसभाएं, हर राज्य के अंदर जितनी भी क्या है विधानसभाएं हैं, या यूटी में भी जैसे दिल्ली वगैरह के पास, पौंडीचेरी वगैरह के पास, जम्मू कश्मीर के पास विधानसभाएं हैं, उनके मेंबर्स भी दोस्तों एमएलए इस इलेक्शन के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो हो गया राष्ट्रपति के चुनाव की बात। वहीं अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करोगे, उपराष्ट्रपति के अगर आप चुनाव की दोस्तों बात करोगे, इलेक्शन की बात करोगे, तो इसमें ओनली और ओनली दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही क्या लेते हैं दोस्तों, पार्ट लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, हाँ इसमें इलेक्टेड नहीं, सारे आ जाते हैं, मतलब जो राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से अपॉइंट किए थे वो भी इसमें भाग लेंगे ना। तो लोकसभा और राज्यसभा सभी सदस्य दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, विधानसभा वगैरह के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बताओ, हमसे तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात पूछी है दोस्तों, है ना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात पूछी है, तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा बिल्कुल, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बिल्कुल, बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्शन नंबर ओनली 1 और 2 है ना, स्टेटमेंट ए एंड 2, 1 और 2 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इन राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो बांग्लादेश से अगर अपन देखें तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट का इस तरह से अगर आप मैप बनाओगे, ठीक है, ये तो ये आपका जैसे बांग्लादेश है, तो एक सेकंड, अगर आप इंडिया का ऐसे मैप बनाओगे, ठीक है, तो ये जैसे बांग्लादेश है, तो कौन कौन से ये आपका बांग्लादेश है जैसे ना, तो कौन कौन से राज्य सीमा बनाता है अगर इंडिया का मैप देखा हो तो, सबसे पहले मिजोरम, फिर आपका त्रिपुरा, फिर आपका ये मेघालय, ये पूरा का पूरा पीछे बचाओ कौन, असम, और इधर की तरफ आपका कौन, वेस्ट बंगाल। ये 5 राज्य है जो सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से, 1 2 3 4 5। तो अब बताओ कौन, मणिपुर, मणिपुर का कोई लेना देना नहीं, मणिपुर इधर की तरफ है, तो मणिपुर का क्या लेना देना दोस्तों, तो मणिपुर बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता, वो इधर म्यांमार से सीमा बनाता है। तो कौन सीमा नहीं बनाता दोस्तों, आपका मणिपुर। और याद रखना, भारत अपनी टोटल जो बाउंड्री है उसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों बांग्लादेश से ही सीमा बनाता है, कितनी, लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास। उसमें कितने राज्य है दोस्तों, 5 राज्य। इन ज्वालामुखियों में से किसको दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ दोस्तों मेडिटेरियन सी कहा जाता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल है माउंट स्ट्रम्बोली दोस्तों, जो आपका अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो इटली के जस्ट नीचे भूमध्य सागर के अंदर है दोस्तों माउंट स्ट्रम्बोली दोस्तों, ठीक है। महाराजा स्वाई जय सिंह द्वारा सेकंड द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण कब करवाया गया था, तो दोस्तों नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था 17 का पहाड़ा बोलो दूसरी बार, 17 में 17, 17 2 34, 1734 के अंदर दोस्तों स्वाई जय सिंह सेकंड द्वारा आपके नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, कहां पर, जयपुर में, ठीक है। और खुद जयपुर शहर कब बसाया गया दोस्तों, जयपुर खुद शहर कब बसा दोस्तों, जयपुर भी किसने बसाया था, स्वाई जय सिंह सेकंड नहीं, कब, 1727 में, 1727 में जयपुर को बसाया और 1734 में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया, दोनों ही करवाया किसने, महाराजा स्वाई जय सिंह सेकंड द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, जो दिल्ली में दोस्तों कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था, तो अलाई दरवाजा किसने बनाया था, नाम से पता चल रहा है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किस राज्य सरकार ने दोस्तों, आओ और हमारे यहाँ पर सौर ऊर्जा दोस्तों है ना परियोजना स्टार्ट करो, ये प्रोग्राम दोस्तों लॉन्च किया किसने, हिमाचल प्रदेश ने, फैक्ट है जहां वहां सीधे सीधे देखना है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस दोस्तों हर साल कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 17 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आपका मनाया जाता है कब, 17 नवंबर को हर साल आपके मनाया जाता है, क्लियर है। तो मुझे लगता नहीं इसमें आपको 1% भी दिक्कत होनी चाहिए। इनमें से किस राज्य ने दोस्तों 6th हेलीकॉप्टर और छोटे विमान है ना शिखर सम्मेलन का आयोजन किया दोस्तों, तो शिलोंग के अंदर यह आयोजन हुआ था, शिलोंग कैपिटल है किसकी, मेघालय की। अगला, गुरु घासीदास दोस्तों आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है ना तामुर पिंगला, वो दोस्तों भारत का अभी एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो हमसे ये पूछा है दोस्तों ये है कहां पर, तो ये पड़ता है दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ में। और मैं बता दूं दोस्तों गुरु घासीदास जो आपका टाइगर रिजर्व है ये भारत का 56 अभी हाल ही में घोषित किया 56वां टाइगर रिजर्व है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये तो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है। इसके बाद एक और भारत का टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है 57 नंबर का भी कुछ ही दिन पहले। अगर उसका नाम पूछे दोस्तों तो उसका नाम है रातापानी।
क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी, रातापानी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब उसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया। और ये है कहां पर अगर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश में। तो याद रखना कौन सा नंबर का है? 57 नंबर का है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व तो 56वें नंबर का है, जबकि 57 नंबर का है रातापानी, जस्ट बगल में कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। क्या नाम है दोस्तों? रातापानी टाइगर रिजर्व। क्लियर है क्या? डन है क्या? तो मुझे लगता नहीं इसमें आपको कुछ भी दिक्कत आनी चाहिए। अगला आखिरी क्वेश्चन है 2023 का दोस्तों शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया दोस्तों? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार दोस्तों दिया गया 2023 के लिए डैनियल बरेनबोइम और अली अबू को। डैनियल किसको? डैनियल बरेनबोइम और अली अबू को दोस्तों। है तो 2023 का, लेकिन मिला अभी शायद 2024 में मिला है ये अवार्ड, नवंबर में। ठीक है, इनको दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड के अंदर याद रखना कितना कैश प्राइज दिया जाता है? 25 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाता है। इंदिरा गांधी, याद रखना एक तो होता गांधी शांति पुरस्कार, वो अलग है, वो महात्मा गांधी के नाम पर, वो अलग है, वो तो भारत सरकार देती है। ये तो एक ट्रस्ट है, एक इंदिरा गांधी के नाम पे एक ट्रस्ट है, वो देता है। तो ये तो इंदिरा गांधी के नाम से, वो ओनली गांधी शांति पुरस्कार है, जबकि ये है इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इसमें 25 लाख रुपए और दिए जाते हैं प्राइज के रूप में। और 2023 का ये अवार्ड मिला है डैनियल बार्नेबोइम और अली अबू को, जबकि 24 की भी घोषणा कर दी दोस्तों। ठीक है, और 24 का दोस्तों ये मिला है चिली के जो राष्ट्रपति है। मैं आपको लगे हाथ ये वाला जो अवार्ड है इंदिरा गांधी शांति और निशस्त्रीकरण पुरस्कार, ये मैं आपको 2024 का भी बता देता हूं। ठीक है, अगर 24 का पूछे तो फिर ये उत्तर मत करना आपका डैनियल आपका डैनियल बैरनबॉइम को। फिर आप 2024 का पूछे तो उत्तर आएगा दोस्तों माइकल बैचेलेट। माइकल बैचेलेट को दोस्तों ये अवार्ड मिला है। और ये क्या है दोस्तों? ये आपके चिली के राष्ट्रपति हैं। चिली के क्या है दोस्तों? चिली के ये प्रेसिडेंट है दोस्तों। चिली के राष्ट्रपति माइकल बैचेलेट को 2024 का इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस दोस्तों कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे, है ना। जहां एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी वहां मैंने एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से बताया, जहां शॉर्ट में काम हो गया वहां आपने शॉर्ट में देख लिया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को देखिए, फ्यूचर में सेम वही, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपके गलत नहीं होने चाहिए।